आज हम करने जा रहे हैं लोक सदन की शक्तियाँ। लोक सदन ब्रिटिश संविधान में व्यवस्थापिका का पहला सदन, कॉमन सभा। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और संसद के दो सदन हैं, पहला कॉमन सभा और दूसरा लॉर्ड सभा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन सभा की कार्यान्वयन शक्ति। न्यूमैन के शब्दों में यदि हम अध्ययन करें तो हमें मालूम पड़ता है कि कॉमन सभा में ही संसद की शक्तियाँ निवास करती हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया उसके द्वारा? क्योंकि पहले दोनों सदनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन 1911 व 1949 के दो संसदीय अधिनियम बनाए गए जिसमें कॉमन सभा की शक्तियाँ यानी लोक सदन की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। लॉर्ड सभा जो कि वंशानुगत सदन है लगभग, इसलिए उसकी शक्तियाँ कम की गई। क्यों? इसका रीजन ये है, इसका कारण है कि अब वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था फलीभूत हो चुकी है। प्राचीन समय की बात अलग थी। सर रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो ये मानकर चलिए वह लोक सदन यानी कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो मानिए या मानकर चलना पड़ेगा वह लोक सदन को विघटित करता है। यानी देखने में दो सदन हैं और पढ़ने में भी दो सदन हैं। सिद्धांत की स्थिति द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में एक सदन में ही शक्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए लोक सदन को सर्वोच्च सदन भी कहा जाता है। ब्रिटेन में 21 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 1969 में अधिनियम के आधार पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर नारी को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी 18 साल की आयु प्राप्त नागरिक मताधिकार करने का अधिकारी बन गया। रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था में जैसा कि आप जानते हैं कि राजनैतिक दल चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने चुनाव के प्रोसेस को पूरा करके शासन सत्ता को बहुमत के आधार पर प्राप्त कर लेते हैं। लोक सदन के पास विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, जिसके आधार पर हम उसे सर्वोच्च मानते हैं। विधायी क्षेत्र में यदि अध्ययन करें तो ब्रिटेन में संविधान तो सर्वोच्च है नहीं, इसलिए ब्रिटिश संसद साधारण बहुमत से कानून बना सकती है, साधारण बहुमत से कानून में परिवर्तन कर सकती है। संसदीय अधिनियम 1949 के तहत कॉमन सभा साधारण बहुमत से किसी विधेयक को तैयार करके दूसरे सदन के पास भेजती है तो दूसरा सदन उसे 1 वर्ष तक रोक सकता है। 1 वर्ष के पश्चात यदि लॉर्ड सभा उस विधेयक को, प्रस्ताव को पुनः लौटा देता है तो कॉमन सभा उसे दोबारा अपने बहुमत से उसको पास करके कानून का रूप प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से हम पढ़ाते हैं कि कॉमन सभा की यानी लोक सदन की शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। ठीक इसी तरह से वित्तीय क्षेत्र की बात आती है। आप सभी को विदित है कि वित्त विधेयक मंत्रिमंडल में तैयार होता है, वित्त मंत्रालय में तैयार होता है। तैयार बजट को कार्यपालिका में तैयार बजट को निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत बजट पर वाचन होने के पश्चात उसे पास करने के पश्चात वित्तीय सदन में जब वित्त विधेयक भेजा जाता है तो 1911 के संसदीय अधिनियम के तहत लॉर्ड सभा
उसे केवल 1 महीने तक रोक सकते। तत्पश्चात लाड सभा यदि उसमें कोई कमी निकालती है, उसे उसमें कोई कटौती करना चाहती है या करवाना चाहती है, तो वह लोक सदन के पास पुनः प्रस्ताव आ जाता है। लेकिन फाइनल अंतिम अथॉरिटी, अंतिम निर्णायक इस क्षेत्र में भी लोक सदन को ही माना गया। कार्यपालिका क्षेत्र की बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था की ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसी दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। संसदीय व्यवस्था, संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व का भी वर्चस्व रहता है। यानी व्यक्तिगत तो विभाग अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल है ही, और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल उसके प्रति, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, उनकी जवाबदेही। यहाँ भी हमें लोक सदन की प्रभुसत्ता यानी कॉमन सभा की प्रभुसत्ता दिखाई देती है। यदि ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती तो दूसरा पॉइंट बनता है। जैसा अमेरिका में हम पढ़ाते सीनेट सर्वोच्च है, वहाँ प्रोसेस अलग है, लेकिन यहाँ पर हम ये पढ़ाते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका यानी निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। शासन को कैसे मर्यादित करना है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम पढ़ाते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव संसद में गए हैं जनता द्वारा निर्वाचित होकर, उन्हें शासन सत्ता को मर्यादित करने का पूर्ण अधिकार है। यानी वो पैनी नज़र रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के मेंबर हैं चाहे विपक्ष के मेंबर हैं, सभी अपना अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। शासन को मर्यादित रखकर ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। तो सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं, जो भी कार्य होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव उस पर ध्यान देते हैं, और विशेष रूप से विपक्ष ज़्यादा ध्यान देता है कि सरकार कहीं गलती करे तो हम उसकी आलोचना करें, हम जनता को अवगत करवाएं, जनता को अपने फेवर में करें या जनता के फेवर की बात करवाने का प्रयास करें। इसके साथ ही पॉइंट बन जाता है जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। राजनीतिक शिक्षा एक वह पहलू है कि जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, हर क्षेत्र में राजनीतिक पहलू राज्य और सरकार से रिलेटेड हो जाता है, जिसमें जन की सहभागिता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो यहाँ हम जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का मतलब है, न्यूमैन कहता है, संसद शासक और शासितों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी संसद शासक और शासितों के बीच होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया का केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी शासक और शासित क्या चीज़ है? राजा और प्रजा भी है। सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। यहाँ प्रश्न चल रहा है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे पर कैसे, एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे को नियंत्रित भी कर देते हैं। तो जनता को हर एक्टिविटीज़ के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से, सहभागिता के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक्टिविटीज़ पर जनता को अवगत करवाया जाता है। तो जनता उसे स्टडी करके विश्लेषण करती है, और विश्लेषण से राजनीतिक शिक्षा में बढ़ोतरी होती है। सहभागिता से भी होती है, विश्लेषण से भी होती है, और पत्र पत्रिकाओं को अध्ययन करने से भी होती है। जितना जुड़ाव होता है और उसके अकॉर्डिंग राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में ये सहायक। जैसे अपन पार्लियामेंट शब्द बोलते हैं,
पार्लियामेंट का मतलब है विचार विमर्शात्मक सभा स्थल, जहाँ जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वाद विवाद भी हो जाता है, विचार विमर्श भी हो जाता है, निर्णय भी हो जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं, उस पर परिचर्चा की जाती है, उसे अंतिम रूप भी दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस जनता को अवगत करवाया जाता है और जनता को अवगत हो जाता है, यानी ये राजनीतिक शिक्षा के पहलू। कुशल राजनीतिज्ञों का चयन। लोक सदन में रिप्रेजेंटेटिव रहने के बाद ही प्रधानमंत्री सिलेक्ट हुए। जैसे कहते हैं कि चर्चिल 40 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रहे, एटली 22 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रहे, ईडन 32 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रहे, बेलफोर 28 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रहे, लॉयड जॉर्ज 26 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रहे और लोक सदन के सदस्य के बाद प्रधानमंत्री पद पर चुने गए। तो कितना एक्सपीरियंस सदन में, हाउस में काम करने का जो लोक हितकारी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य कुशल राजनीतिज्ञों का चयन, यानी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने से पहले उन्हें इतना लंबा अनुभव लोक सदन में, पार्लियामेंट में जनहितकारी कार्य को करने में, डिबेट करने में, प्रश्नों का उत्तर देने में और अदर सारी एक्टिविटीज का अनुभव होने के बाद ही वह उस पद तक पहुंच पाए। तो चर्चिल गर्व से कहा करते थे, मैं लोक सदन का शिशु हूँ, यानी मैं बचपन से ही, मान लीजिए इतना लंबा मुझे एक्सपीरियंस है। न्यूमैन कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनैतिक नेतृत्व प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, अपने मार्ग हैं, परंतु ब्रिटेन में एक ही मार्ग है, वो है लोक सदन का मार्ग, यानी निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री सेलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से चर्चिल का फिर कथन है, इसे स्वतंत्रता की रक्षा का दुर्ग भी कहते हैं। जेनिंग्स ने कहा, यह आलोचना का मंच लोकमत का केंद्र है। आलोचना का मंच और लोकमत का केंद्र, जहाँ जनता के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात को, जन इच्छाओं की पूर्ति को करवाने के लिए सदन पटल पर अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं, बहुमत को साथ ले सकते हैं। हर तरह से ये लोकतांत्रिक प्रोसेस को पूरा करने में सक्षम है। तो आज हमने क्वेश्चन किया, लोक सदन की शक्तियाँ, प्रभुसत्ता, सर्वोच्चता, इसके कारण हम बता चुके हैं और भी आगे क्वेश्चनों में बताएंगे कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय अधिनियमों के आधार पर, अभी समयों के आधार पर शासन सत्ता का संचालन होता है, इसीलिए संसद की प्रभुसत्ता हमें दिखाई देती है। प्रणाम।